Hello students, now we will start reactions of carboxylic acids and derivatives. देखो यहाँ पर डेरिवेटिव कौन कौन से इनके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शंस यहाँ पर हैं एसिड एंड डेरिवेटिव्स का काफ़ी सिमिलर होंगे। चैप्टर का नाम भी हमने रखा है एसिड एंड डेरिवेटिव्स। आपका एनसीईआरटी के अंदर एक पार्ट है, आपका जो चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन्स उसी का एक पार्ट है, ये वाला टॉपिक भी। तो यहाँ पर जो हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं, डेरिवेटिव क्या होते हैं? एसिड्स के अंदर हम एक ग्रुप होता है OH, उसको रिप्लेस करते हैं डिफरेंट ग्रुप से। मान लो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं OH ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे किसी भी डिफरेंट ग्रुप से, तो हमारे बनते हैं डेरिवेटिव्स। लाइक अगर हमने रिप्लेस किया Cl से और हमने रिप्लेस किया इसको OR डैश से, यहाँ पर R डैश कैन बी सेम और डिफरेंट, या OCOR से या RCONH2। ये हमारे कॉमन डेरिवेटिव हम इनको बोलते हैं कॉमन। ये हमारे हुए कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमने क्या किया, इसमें इसको रिप्लेस किया है Cl से, तो नाम होता है इसका एसिड क्लोराइड। अगर हमने रिप्लेस किया COH को बाई OR ग्रुप तो नाम होता है एस्टर्स। अगर हमने रिप्लेस किया है OH ग्रुप को बाई OCOR तो इसका नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड्स। अगर हमने रिप्लेस किया है इस ग्रुप को NH2 से तो नाम होता है इसका अमाइड्स। ये हमारे कॉमन डेरिवेटिव होते हैं। यहाँ पे अमाइड डेरिवेटिव हो सकते हैं, लाइक हमने अगर रिप्लेस किया है NHR से या NR2 से तो उनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स में काउंट करते हैं। बट ये हमारे बेसिक डेरिवेटिव्स हैं और ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो सब में अगर हम देखें तो ये ग्रुप डिफरेंट है, जो मैंने ग्रुप अंडरलाइन किया है, यहाँ पर OH है, यहाँ Cl है, यहाँ OR डैश है, यहाँ OCOR है, वहाँ पे NH2 है, केवल ये ग्रुप डिफरेंट है और बाकी ग्रुप सब सेम है। RCO सब में कॉमन है, सब में RCO कॉमन है। तो कैसे रिएक्शंस ये कंपाउंड शो करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और यहाँ से फ्रीक्वेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर मैं लिखता हूँ इस ग्रुप को, जो अंडरलाइन कर रखा है इस ग्रुप G, लाइक RCOG, अगर हम इसमें रिएक्शन करते हैं तो वो बॉन्ड पोलर है, CO बॉन्ड, तो पोलरिटी से क्या होता है, O पर डेल्टा माइनस चार्ज है, C पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन के अंदर डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, वो अटैक कर सकते हैं इस कार्बन एटम के ऊपर। और फिर क्या हुआ, अटैक करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पर RCO माइनस G और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। अब क्या होता है, जब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन वापस करता है ऑक्सीजन से तो क्या होता है, ये ग्रुप G बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से, तो -G नेगेटिव आयन। और क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्शन में RCONU। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन टेकन हियर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया, ये जो सारे केस में ग्रुप्स अंडरलाइन कर रखे हैं मैंने, उनको लिखा है कॉमन ग्रुप में G में। ये सबसे कॉमन रिएक्शंस होती हैं एसिड्स की या डेरिवेटिव की, कि क्या कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्यों होगा, क्योंकि CO पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड पर अटैक होना इजी है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने से क्या होता है, O पर आएगा माइनस चार्ज, जब ये O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वापस देगा तो ग्रुप G नेगेटिव आयन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस देगा तो ग्रुप G नेगेटिव आयन बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, ये कंपाउंड RCONU। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं रिएक्शन को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि इन डेरिवेटिव में और एसिड्स में व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या विच कंपाउंड टेक मोर टाइम फॉर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, लेस टाइम फॉर हाइड्रोलिसिस। जो ज्यादा रिएक्टिव है उसमें कम टाइम लगेगा रिएक्शन करने के लिए, जो कम रिएक्टिव है उसमें आपका टाइम रिक्वायरमेंट का ज़्यादा होगा रिएक्शन कंप्लीशन करने के लिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन पूछा हुआ है कि विच विल टेक टाइम मैक्सिमम और लीस्ट फॉर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, या कोई कॉमन रिएक्शन दे देते हैं कि इस रिएक्शन में इन कंपाउंड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, और वो रिएक्शन किस टाइप की आती है, कॉमन टाइप का रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ कंपाउंड सपोज 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो आपको इसमें गैस करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, पहले आप सोचिए व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर
रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दीज कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग गैस करो इसमें से कि इन कंपाउंड का क्या ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग वीडियो पॉज करके सोच लीजिए कि इसमें क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर हुआ। इसका हिंट क्या है, आपको मैं हिंट भी दे रहा हूं इसमें। देखो जितना वीकर बेस होता है, जितना वीकर बेस होगा उतना क्या होता है, बेटर लीविंग ग्रुप, उसका एलिमिनेशन करना उतना ही इजी होता है जो वीकर बेस होता है। तो वीकर द बेस बेटर द लीविंग ग्रुप, ये आपका पॉइंट होगा, आपको जो हेल्प करेगा इसको सोचने के लिए। ओके, तो आप इस पॉइंट के ऊपर सोचिए, ट्राई करिए, फिर आते हैं सोल्यूशन पार्ट पर। नाउ कमिंग ऑन सोल्यूशन पार्ट, या ऑर्डर में क्या है, देखो सिंपल पॉइंट है, हमको देखना है इन सब में कि लीविंग ग्रुप क्या होगा। पहले केस में हमारा लीविंग ग्रुप क्या है, व्हाट आर लीविंग ग्रुप्स इन डिफरेंट रिएक्शंस। पहले में आपका OH माइनस, यहाँ पर क्या होगा Cl माइनस, यहाँ पर क्या है R-O माइनस, यहाँ पे क्या है RCO माइनस, और यहाँ पे क्या है NH2 माइनस। आपको देखना है इनका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, क्यों जो जितना वीकर बेस है उतना बेटर लीविंग ग्रुप होगा। अगर बेसिक ऑर्डर निकालने में डिफिकल्टी है तो वे काम करते हैं सबका, वी कैन राइट फॉर ऑल द कंपाउंड कंजुगेट एसिड्स। क्या है सब में कंजुगेट एसिड्स, वाटर, यहाँ पे HCl, यहाँ पे R-OH, यहाँ पे RCOOH और यहाँ पे अमोनिया। इन कंपाउंड का ऑर्डर क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, क्या है ऑर्डर, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर आएंगे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अब जानते हैं इसमें तो है। अब रहेगा वाटर और अल्कोहल में, मिथाइल अल्कोहल को छोड़ के वाटर ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू रिमेनिंग अल्कोहल्स, और सबसे कम आएगा अमोनिया। अमोनिया बेसिक कंपाउंड है। ये वो हमारे कंपाउंड का ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फॉर कंजुगेट बेस व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, Cl माइनस, RCO माइनस, OH माइनस, R-O माइनस, NH2 माइनस। हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, वीकर कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक कंजुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस वीक होगा। ये हमारा ऑर्डर होगा कंजुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का। तो हमारा यहाँ पर लीविंग ग्रुप का एबिलिटी क्या होगा, व्हाट इज लीविंग ग्रुप एबिलिटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ। ये आपका हिंट है कि लीविंग ग्रुप का एबिलिटी क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लीविंग ग्रुप। तो सबसे वीकर बेस कौन सा है, Cl माइनस, तो ये सबसे बेस्ट होगा लीविंग ग्रुप। फिर आएगा RCO माइनस, फिर OH माइनस, और फिर R-O माइनस, और सबसे खराब होगा NH2 माइनस, H लीविंग ग्रुप। जितना स्ट्रॉन्गर बेस है उतना ही क्या होता है, पुअर लीविंग ग्रुप, उसका एलिमिनेशन उतना ही डिफिकल्ट होगा, उसका एलिमिनेशन उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर यूज करना है कि लीविंग ग्रुप एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसमें कौन से लीविंग ग्रुप है, Cl नेगेटिव कहां पर है लीविंग ग्रुप, कंपाउंड नंबर 2 में, तो कंपाउंड 2 इज मोस्ट रिएक्टिव। फिर हमारा है RCO माइनस लीविंग ग्रुप है एनहाइड्राइड के अंदर, तो कंपाउंड 4 है उसके बाद। फिर हमारा OH माइनस मींस एसिड को हम ले सकते हैं। फिर आएगा एस्टर्स के अंदर है थर्ड में, और फिर आएगा 5 अमाइड्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या में पूछा हुआ है काफी कॉमन 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि विच विल टेक टाइम मैक्सिमम फॉर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर क्या है अमाइड्स, एसिड अमाइड क्या है, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो लीविंग ग्रुप है NH2 नेगेटिव है, इन सब के कंपैरिजन में वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है और उसका एलिमिनेशन डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसी का सबसे डिफिकल्ट होगा एलिमिनेशन ऑफ NH2 नेगेटिव आयन। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं इसमें कुछ, हम देखो पहले हम कुछ कॉमन रिएक्शंस पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, और उसके बाद देखो डेरिवेटिव की रिएक्शन भी मिक्स होती रहेंगी बीच बीच में। डेरिवेटिव रिएक्शन सब सिमिलर टाइप की ही है, इसलिए डेरिवेटिव में जो कुछ रिएक्शन डिफरेंट टाइप की हैं या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है हम केवल उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम पहले रिएक्शन पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा एक मिनट, उसके पहले हम एक चीज देखते हैं कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर का एप्लीकेशन क्या है। यहाँ तो लिख दिया कि हाँ सर ये होता है, चलो अच्छी बात है।
इसका एक बहुत आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और वो ये होता है कि इस रिएक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एक बार हमने एसिड बना लिए, फिर क्या कर सकते हैं, जो बाकी डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम इनडायरेक्टली बना सकते हैं इसी रिएक्शन और इस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की हेल्प से। कैसे करते हैं इसको देखना पड़ेगा आपको। देखो हमने इसमें ये पॉइंट देख लिया कि सबसे पहले हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड हम बना चुके हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसका हम रिएक्शन करते हैं किससे, विद डिफरेंट कंपाउंड्स लाइक PCl5, PCl3 और SOCl2। ये तीनों कंपाउंड आपके रिएजेंट ऐसे होते हैं कि ये रिप्लेस करेंगे OH ग्रुप को बाय Cl, तो ये बन गया हमारा एसिड क्लोराइड। हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अभी तक जितना पढ़ा हुआ है उसके थ्रू हमने बना लिया एसिड क्लोराइड्स। अब इससे क्या होता है, एसिड क्लोराइड की हेल्प से हम जितने और डेरिवेटिव्स हैं बना सकते हैं। जस्ट लाइक रिएक्शन हमने वापस कर दिया HN से, मतलब वाटर से, तो क्या बनेगा, वापस कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे हमारे पास। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होते हैं एसिड क्लोराइड्स। इसका रीजन क्या है, Cl नेगेटिव आयन सबसे पुअर बेस होता है, और क्या होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा इन डेरिवेटिव के अंदर। हम ऑलरेडी इस पॉइंट को देख चुके हैं, तो इसी को यूज करते हैं प्रॉपर्टी को इस रिएक्शंस के लिए। तो पहले हमने रिएक्शन का वाटर से तो एसिड बन गया हमारा, रिएक्शन हमने किया बेस से, तो क्या बनेगा यहाँ पे बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा हमारे पास यहाँ पे। अगर हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल से तो हमारा बच जाएगा इसमें एस्टर्स बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन करते हैं लाइक कार्बोक्सिलेट आयंस तो क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा RCO OCOR, ये बनेगा आपका एनहाइड्राइड्स। अगर हम रिएक्शन करते हैं अमोनिया से तो क्या बनेगा इस रिएक्शन में अमाइड्स। अगर हम रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे हो गए वापस चारों कंपाउंड आ गए एसिड्स, एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड्स। अगर हम रिएक्शन करते हैं अमीन डेरिवेटिव्स लाइक प्राइमरी अमीन से तो क्या बनेगा RCO NHR-। अगर हम रिएक्शन करते हैं सेकेंडरी अमीन से R2NH तो क्या बनेगा आपका RCO NR2-। तो ये बन गए हमारे बाकी के डेरिवेटिव्स। तो ये इसका इस जो हमने ऑर्डर लिखा उसका एप्लीकेशन था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड डेरिवेटिव्स। उस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को हम यूज कर सकते हैं फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड टू अदर ऑल डेरिवेटिव्स। कैसे करेंगे, पहले हम कन्वर्ट करते हैं एसिड्स को एसिड क्लोराइड में, उसके बाद बाकी की रिएक्शन यहाँ पर हम आराम से ला सकते हैं, जो भी हमें रिक्वायर्ड कंपाउंड होगा इस रिएक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट हुआ। अब हम आते हैं, पहले हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अब हम रिएक्शन शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो देखिए इसमें एक तो आता है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं इन टॉपिक ऑफ GOC, इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पूरा टॉपिक था। यहाँ पर क्या होता है, इसका हमको अगर स्टडी करना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो हमको सारे इफेक्ट का यहाँ पर एप्लीकेशन आना चाहिए। मेनली आपके दो इफेक्ट हैं, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है आपका यहाँ पर का रेजोनेंस। तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं यहाँ पर इन कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आपको फिर से पढ़ना है तो आप GOC में वापस आइए इन टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पर इस टॉपिक को दोबारा पढ़ सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर नेगेटिव आई इफेक्ट होता है, ज़्यादा होगा तो कंपाउंड क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर प्लस आई इफेक्ट होता है तो कंपाउंड कम एसिडिक होगा। एरोमेटिक में क्या होता है, एक होता है ऑर्थो इफेक्ट, इसके बारे में डिटेल में वहाँ पर पढ़ाया हुआ है इन टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम अभी यहाँ पर नहीं लेंगे, हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पार्ट पर ही फोकस करेंगे इस टॉपिक में। तो हम देखते हैं पहले रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहाँ पर आपको जो रिएक्शंस होंगे, यहाँ पर रिएक्शंस क्यों रिएक्शंस का रीजन क्या होगा इसमें, यहाँ पर आपका रिएक्शंस आएगा। पहला टाइप का रिएक्शन देखो, इसमें क्या है स्ट्रक्चर देखिए RCO OH ग्रुप। यहाँ पर जो रिएक्शंस होंगे, एक होंगे रिएक्शंस ऑफ OH क्लीवेज, एक होता है रिएक्शंस ऑफ COH क्लीवेज,
और एक होगा रिएक्शन पूरा COOH ग्रुप का। तो यहाँ पर जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, यहाँ पर कौन से क्लीवेज का रिएक्शन होगा, एक हुआ OH क्लीवेज का जहाँ पर एसिड्स HN को लॉस करते हैं बिहेविंग एज एसिड, एक एसिड से OH ग्रुप निकलता है, उसमें कॉमन रिएक्शन आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और एक रिएक्शन आएगा पूरे COOH ग्रुप का, और एक आता है रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, वो भी आपको कुछ यहाँ पे रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे। तो हम देखते हैं पहले रिएक्शंस ऑफ, फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शंस ड्यू टू OH क्लीवेज। रिएक्शंस ड्यू टू OH क्लीवेज, यहां पर क्या है, एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव एज एसिड्स। तो यहाँ पर रिएक्शन हम कैसे कर सकते हैं, इसका जो एक दो रिएक्शंस आपका आएगा, ज्यादा नहीं है। एक आता है रिएक्शन विद मेटल्स देन अल्कलीज। अगर हम रिएक्शन करते हैं एक्टिव मेटल्स से के साथ में, क्या है, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद सोडियम मेटल, तो क्या देगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट, यहाँ पे बनेगा कार्बोक्सिलेट आयंस प्लस लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर आपको H2 बनेगा। अगर हम रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो भी आपका सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा यहाँ पर। अगर हम रिएक्शन करते हैं RCOOH का विद सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या बनेगा इस रिएक्शन में, RCOO नेगेटिव आयंस Na प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कभी कभी कि अगर यहाँ पर ये C14 होगा तो C14 प्रोडक्ट में कहाँ से आता है, तो C14 ध्यान रखो कहाँ से आता है, फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट ओनली, कि जो सोर्स है CO2 के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर CO2 में सोर्स क्या है कार्बन का, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर हम रिएक्शन करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, तो सेम टाइप के रिएक्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पर, लाइक रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा इसको भी, यहाँ पे 2 मोल ले लेंगे यहाँ पर Na2CO3 से रिएक्शन करने पर, यहाँ पर आपका आएगा RCOONA 2 मोल्स आ जाएगा इसमें प्लस H2O प्लस CO2। तो आपके रिएक्शंस सब कैसे होंगे यहाँ पर, एक्चुअली आपका एसिड क्या होता है, मोनोबेसिक है, एन फैक्टर 1 है, इसमें 2 इक्विवेलेंट चाहिए एसिड का इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए। अगर हम रिएक्शन करते हैं लाइक विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ में, तो यहाँ पे 2 मोल चाहिए, तो क्या रहेगा इसमें, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऐसे सॉल्ट में क्या होता है, अगर इसको डिकम्पोज करते हैं हीट करने पर, तो क्या देगा, इसको हम यूज करते हैं, कहां पे यूज करते थे, इन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन्स। अगर ऐसा कंपाउंड इसको हम हीट करें तो क्या बनेगा, इस रिएक्शन में कीटोन दे देगा RCOR प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हमारा इस टाइप का कंपाउंड होगा तो क्या देगा रिएक्शन में, कीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस थी OH क्लीवेज का विद मेटल्स और एल्कलीज, एल्कलीज मींस बेसिक कंपाउंड से, ठीक है। इसमें और एक रिएक्शन आता है जिसमें हमारा OH ग्रुप का ही रिएक्शन का पार्टिसिपेट करता है खाली। आप आराम से वीडियो पॉज करके रिएक्शंस नोट कर सकते हैं। इसमें हमारा सेकंड रिएक्शन आएगा, इसमें रिएक्शन विद डायएजोमीथेन, डायएजोमीथेन CH2N2। यहाँ पे क्या देगा रिएक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल एस्टर्स, रिएक्शन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल एस्टर्स। अगर हमको बनाना है रिएक्शन में मिथाइल एस्टर्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा रिएजेंट होता है डायएजोमीथेन। अगर हम रिएक्शन करते हैं लेट्स से रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का विद CH2N2,
तो क्या देगा रिएक्शन में प्रोडक्ट RCO OCH3 प्लस N2 गैस। N2 गैस आपका बाई प्रोडक्ट होगा रिएक्शन का, आराम से इवापोरेट होता है। इवन आपका जो डाइजोमीथेन है ये भी वोलेटाइल होता है, ये भी इवापोरेट हो जाता है अगर एक्सेस में बचा रहेगा। तो ये काफी सुइटेबल मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल एस्टर्स के लिए। समझ में आया कि N2 गैस आपका वेपर फेज में आराम से निकल जाएगा और हीट करने पर आपका अगर ये बचा रहेगा अनरिएक्टेड, कि अगर इस रिएक्शन में इसका अमाउंट होगा एक्सेस में तो क्या हुआ, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ये खत्म होगा पूरा पूरा और ये कुछ अमाउंट बचा रहेगा तो जस्ट हीट करने पर ये इवापोरेट हो जाएगा और बाहर निकल जाता है। तो ये मेथड इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल एस्टर्स। कैसे होता है रिएक्शन का मैकेनिज्म, क्या होता है एक बार देख सकते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, एसिड तो है ही है। इसमें अगर हम रिएक्शन करते हैं CH2N2 से, ये इसका स्ट्रक्चर है CH2N2 का, डायएजोमीथेन इसका नाम होता है, डायएजोमीथेन। यहाँ पर C पर माइनस चार्जेस हो, यहाँ से H प्लस ले लेगा एसिड से और क्या बनेगा इसमें RCO O नेगेटिव आयन प्लस CH3N2। अब क्या है RCO O नेगेटिव आयन अटैक करेंगे इस न्यूक्लियोफाइल, रेजोनेंस हो जाएगा इसके अंदर, बट साथ में क्या है अभी भी O पर ही माइनस चार्ज होगा। और यहाँ पर क्या है N2 कैसा है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, गुड लीविंग ग्रुप है, तो अटैक हम करेंगे इसमें O नेगेटिव का CH3 के पास। तो क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में मिथाइल एस्टर्स प्लस N2 गैस बन गया। अगर हमको बनाना है लाइक कन्वर्ट करना है, सपोज क्वेश्चन हमको दिया है कि कन्वर्ट करना है PHCOOH को किसमें लाना है, PH मींस मिथाइल बेंजोएट, इसका नाम क्या है मिथाइल बेंजोएट। तो इस रिएक्शन में भी आराम से रिएक्शन यूज कर लेंगे, सिंपल रिएक्शन कर देंगे यहाँ पर डायएजोमीथेन से, तो इस रिएक्शन हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन काफी सुइटेबल है प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल एस्टर्स के लिए, क्योंकि इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट क्या है N2 गैस फेज में होता है, आराम से बाहर निकलता है और साथ में डायएजोमीथेन भी वोलेटाइल कंपाउंड है, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। रिएक्शन होने के बाद अगर इसका अमाउंट बचा रहता है अनरिएक्टेड या सॉल्वेंट होगा, ये आराम से इवापोरेट होते हैं और प्योर कंपाउंड आपको बनाना इजी होगा इस रिएक्शन के अंदर। तो ये हमारी कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं OH क्लीवेज में, खाली OH क्लीवेज एसिड्स के अंदर। अब हम अगला लेते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COH क्लीवेज। सेकंड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COH क्लीवेज, मतलब कार्बन से O का बॉन्ड ब्रेक होना है, बाकी तो आपका जो है तो रहेगा ही। तो इसमें कौन सी रिएक्शन आती है, इसमें हमारे रिएक्शंस आएंगी, उनको हम देखते हैं एक बार सीक्वेंस में। पहला रिएक्शन कर लेंगे इस केस में हम यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स अगर हम दो इक्विवेलेंट लेते हैं एसिड्स के, इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 और कैन टेक एसिटिक एनहाइड्राइड और कैन टेक HNC इन हीट। तो सब में क्या होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगा इस केस में, OH आपका चला जाएगा रिएक्शन में से और क्या देगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट एसिड एनहाइड्राइड्स, वाटर का लॉस हो जाएगा इस रिएक्शन में एंड फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। अगला रिएक्शन आएगा यहां पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आई होप ये सिंपल एग्जांपल है आपके सर। एक तरफ देखिए इसमें दोनों में से कोई सा भी एक से OH एक से H जाएगा, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर एक तो कम से कम ग्रुप से COH क्लीवेज होगा, तो इसको हम इसी टाइप के रिएक्शन में काउंट करते हैं।
यहाँ पर कार्बन से O का बॉन्ड ब्रेक होता है। अगला रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन का, इसका हम मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ चुके थे अल्कोहल टॉपिक में। इसमें क्या होता है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद अल्कोहल्स, रिएक्शन आपका था रिवर्सिबल एंड एसिड कैटलाइज। तो रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनता है, RCO OR- प्लस वाटर। देखो इस रिएक्शन में अगर हम लेते हैं सपोज इसको लिया हमने O18, तो हम देख सकते हैं इस रिएक्शन में कहां से आपको वाटर के फॉर्मेशन में H कहां से जाएगा, OH कहां से जाएगा, तो एंटायर O18 अपीयर इन ओनली एस्टर मॉलिक्यूल। हमारा O18 जितना भी था सारा का सारा केवल मिलता है एस्टर में। इसका मीनिंग क्या है, एस्टरिफिकेशन का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। So it is called reaction of esterification, formation of esters। तो यहाँ पर एसिड्स दिए हैं, इसका रिएक्शन किया हमने अल्कोहल से, तो एसिड से लॉस होगा OH ग्रुप का, अल्कोहल से लॉस होगा H का, वाटर का एलिमिनेशन हुआ नेट रिएक्शन में, और हमारा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनता है एस्टर। तो इसको एकदम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आई होप ये पॉइंट समझ में आपको आ गया होगा कि एसिड से यहाँ पर OH ग्रुप का लॉस होता है और अल्कोहल से लॉस होता है खाली H का। ये रिएक्शन होता है बेसिकली एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पर जितने भी रिएक्शंस हैं इस टाइप के, ये मोस्टली एग्जांपल्स कैन बी टेकन एज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शंस। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, जिसको एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं हम, कहां पर है, इन अल्कोहल टॉपिक। इसमें एक ही और कि यहाँ पर आपका रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो अगर हमको ये फेवर करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो क्या करते हैं, टू फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल। क्या होता है, अगर हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल है और हमको चाहिए कि हमको रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करना है होने के लिए, तो क्या करते हैं, हम लेंगे रिएक्टेंट को एक्सेस में, और जो रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट होते हैं उनको हम निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम करेंगे कि हम यहाँ पे जो रिएक्टेंट एल्कोहल को लेंगे एक्सेस में, और यहाँ पर रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट वाटर होता है, इसको रिमूव करेंगे कंटिन्यूअसली। तब इस केस में हमारा रिएक्शन फेवर जल्दी होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कि बाय टेकिंग अल्कोहल एक्सेस। क्योंकि इस रिएक्शन का उल्टा होता है, वो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये बैकवर्ड रिएक्शन का नाम होता है एस्टर हाइड्रोलिसिस। बैकवर्ड का नाम क्या होता है रिएक्शन का, एस्टर हाइड्रोलिसिस। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का फेवर होता है, वाटर लेंगे एक्सेस में, रिमूव अल्कोहल कंटिन्यूअसली, तो हमारा बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो एनीवे इसका क्या है रिएक्शन का मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हमारा एसिड्स होते हैं, तो पहले क्या करेंगे, एसिड्स यहाँ पर, वाटर क्या है, सॉरी अल्कोहल क्या होता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल। सो पहले हमारा एसिड HN ले लेंगे एसिडिक मीडियम से, ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ OH ग्रुप है, फिर हम अटैक करेंगे इसमें अल्कोहल का H न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि एक बार ऊपर प्लस चार्ज आने के बाद यहाँ पर जो कार्बन एटम है क्या हो जाता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उस कार्बन के पास इसका अटैक करना इजी होता है, उसके बाद शिफ्टिंग कर देंगे पाई बॉन्ड का, तो क्या बनेगा RCOH OH OR- यहाँ पे H। अब क्या होगा, दो OH में से कोई सा भी एक OH HN ले लेगा इस इंटरमीडिएट से, तो RCOH OR- और यहाँ पे आपका जाएगा OH2+। अब क्या हुआ, उसके बाद ये ब्रेक होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स का होगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल गुड लिविंग ग्रुप, तो आपको देगा रिएक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पर RCOOH प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन प्लस आयंस। ये बनेगा हमारा नेट रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट बनता है। इस केस में सॉरी R- रहेगा यहाँ पर, यहाँ से H+ लॉस हुआ, यहाँ से वाटर लॉस हुआ, यहाँ पे आएगा C+O और यहाँ पे OR-। तो ये बन गया आपका एस्टर का फॉर्मेशन हुआ इस नेट रिएक्शन में। ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है और ये रिएक्शन ऐसे होगा इस केस में।
आई होप ये रिएक्शन में आपको आया होगा। अब इस रिएक्शन में पॉइंट्स क्या थे ये आपको मैं अब दोबारा नहीं बोलूंगा। यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो अगर हमारा आर का साइज जितना बड़ा करते रहेंगे उतना क्या हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस होता बढ़ता रहेगा। ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हमसे क्या होता है, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा एसिड्स का। तो अगर आर का साइज बड़ा है तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा कंपाउंड होगा इसमें, फॉर्मिक एसिड, HCOOH इज मोस्ट रिएक्टिव, फिर CH3COOH, फिर इथाइल COOH, फिर आपका जाएगा आइसोप्रोपाइल टर्शियोब्यूटाइल। मींस जितना साइज हम आर का बढ़ाते रहेंगे उतना ही स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता रहेगा और रिएक्टिविटी कार्बोक्सिलिक एसिड का कम होता रहेगा इस रिएक्शन में, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में। और सेम कहानी अल्कोहल की है। इस रिएक्शन में कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि साइज छोटा होता है तो क्या होगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, मोर इफेक्टिव होगा एज न्यूक्लियोफाइल। इथाइल, उसके बाद आएगा इथाइल अल्कोहल। इस रिएक्शन में फिर क्या आता है, प्राइमरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन टर्शियरी अल्कोहल। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये होता है कि जितना हम साइज बढ़ाएंगे अल्कोहल का तो वो क्या हो जाते हैं, लेस इफेक्टिव एज न्यूक्लियोफाइल। क्या होंगे, लेस इफेक्टिव एज न्यूक्लियोफाइल। तब भी आपका उस केस में रिएक्शन फेवर नहीं कर पाएंगे जितना साइज बड़ा होगा अल्कोहल का। तो इस केस में रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल का क्या ऑर्डर रहेगा, प्राइमरी अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शियरी अल्कोहल। तो ये हमारा हुआ रिएक्शंस ऑफ एस्टरिफिकेशन। इसमें आपका जाता है, इसमें एक और रिएक्शन आएगा इसी टाइप का, वो होता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये क्या होता है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन ये आपका बेसिकली होता है, इट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ वन एस्टर टू अदर। अगर आपका एक एस्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, उस एस्टर को हम चेंज करते हैं सेकंड एस्टर में, तो नाम होता है इस रिएक्शन का ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये मान लो हमारा एक एस्टर दिया है, इसका हमने रिएक्शन किया एक और एस्टर से, रिएक्शन यहाँ पे हुआ रिवर्सिबल, और क्या बनेगा आपका यहाँ पे OR प्लस R-OH। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक अल्कोहल ने सेकेंड अल्कोहल को रिप्लेस किया इस रिएक्शन में, और यहाँ पर था एक एस्टर, उससे हमें मिला सेकेंड एस्टर। इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ ट्रांस एस्टरिफिकेशन। क्या होता है, इट इज रिएक्शन ऑफ वन एस्टर टू गिव सेकेंड एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड एसिडिक मीडियम। अल्कोहल को देखो अब यहाँ पर क्या है, रिएक्शन कैसा रिवर्सिबल है, फिर से इस रिएक्शन को हमको फेवर करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या करते हैं, वी अगेन करने यूज हियर ली-चैटलियस प्रिंसिपल। वो क्या बोलते हैं कि अगर हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हम इस अल्कोहल लेंगे एक्सेस में, और इस अल्कोहल को रिमूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम मिक्सचर। सिंपल लॉजिक है इसमें, जिसका अमाउंट देखो हमारे पास क्या होता है, जब रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होता है, दे विल गेट वन इंटरमीडिएट। अगर हम देखें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म तो क्या होता है, इसमें हमने पहले HNs लगाए, O ने H+ लेंगे तो क्या बनेगा, इसमें O पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है OR-, और फिर इसमें हमने रिएक्शन किया सेकंड अल्कोहल का, R-OH, OR-, OR-, और यहां पर आएगा प्लस चार्ज इस O के पास। फिर क्या होता है, सिंस अल्कोहल ही हमने इस रिएक्शन में एक्सेस में होते हैं, तो यहां से एक आपका H ले लेंगे यहाँ पे। अब तो इसमें क्या बनेगा आपका, यहाँ पे रिएक्शन के अंदर RCOH प्लस OR-, OR-। अब क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, आप देखते हैं मैकेनिज्म के अंदर, ये हमारा बन गया, एक बनेगा इस टाइप का इंटरमीडिएट। अगर हमारे पास ये अल्कोहल हुआ एक्सेस में
तो स्लोली क्या हुआ, वाटर तो निकलना है इस रिएक्शन में, तो ये आपका रिप्लेस करता रहेगा OR को, सॉरी OR डैश है यहाँ पे हमने रिप्लेस किया था OR डैश को, तो यहाँ से OH नहीं लेगा, यहाँ से हमारे पास H लेंगे ये वाले ग्रुप से। तो इस टाइप का बनेगा इसमें इंटरमीडिएट। अब एक में देखो स्ट्रक्चर में क्या है, R डबल डैश OH है, एक में R डैश OH है, एक में R डबल डैश OH था, एक में हो गया R डैश OH। तो अगर हमको इस रिएक्शन को फेवर करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो क्या लेंगे, जिसको भी लेंगे एक्सेस में। अगर हम इसको लेंगे एक्सेस में तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, अगर हम इसको लेंगे एक्सेस में फॉरवर्ड जाएगा, और साथ में इसको हम रिमूव करें कंटिन्यूअसली तो मैकेनिज्म आपका जस्ट लाइक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही होता है, और ये बनेगा इस टाइप के इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन आपका फेवर हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में। यहाँ से H निकालेंगे वापस तो एल्कोहल आपका बाहर निकला ये वाला, तो आपका प्रोडक्ट आएगा ये वाला एस्टर। अगर हमने यहाँ से H को निकाला वापस तो ये एल्कोहल बाहर जाएगा, तो हमारा बनेगा इसमें ये वाला एस्टर वापस बन जाएगा इस रिएक्शन में। आई होप आपको समझ में आ गया वो पॉइंट ये वाला, क्योंकि इस टाइप के दो बनेंगे इंटरमीडिएट। तो इस रिएक्शन में जिस एल्कोहल को हम लेंगे एक्सेस में वो स्लोली सेकंड एल्कोहल को रिप्लेस कर देगा, और जिसको हमको रिप्लेस करना है उसको हम रिमूव करते हैं कंटिन्यूअसली। इसमें मेथड ले सकते हैं कि इस रिएक्शन को अगर हमको फेवर करना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, थोड़ा हीट कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या होता है जिस एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका सपोज हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका अगर लो बॉइलिंग पॉइंट है, तो सिंपली एडजस्टिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, यहाँ थोड़ा हीट कर देंगे इस रिएक्शन में। तो क्या हुआ, हीट करने पर जिस एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इवापोरेट होता रहेगा, और जिस एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो स्लोली इसको रिप्लेस कर देगा रिएक्शन में से पूरा पूरा। तो इस हम रिएक्शन को बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा रिएक्शन ये हुआ। अगला रिएक्शन लेते हैं। अगला हमारा रिएक्शन आएगा यहाँ पर रिएक्शन विद PCl5 PCl3 और SOCl2। ये आपका रिएक्शन जैसे एल्कोहल होता है, जैसे आपका एल्कोहल में था तो क्या था, एल्कोहल में OH ग्रुप वाज रिप्लेस बाय Cl, यहाँ भी सेम है, COOH में से OH को रिप्लेस करते हैं Cl एटम से इस रिएक्शन के अंदर। तो अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इसका हमने रिएक्शन किया PCl5 से, तो प्रोडक्ट क्या आएगा इस रिएक्शन में RCOCl प्लस HCl प्लस POCl3। अगर हम लेंगे यहाँ पे रिएक्शन PCl3 से तो क्या हुआ, एसिड का हमको 3 मोल लेना पड़ेगा RCOOH प्लस PCl3, तो प्रोडक्ट आएगा रिएक्शन में 3 मोल्स ऑफ RCOCl प्लस H3PO3। अगर हमने रिएक्शन किया यहाँ पर RCOOH का SOCl2 से, इसका नाम क्या होता है थायोनिल क्लोराइड, तो क्या आएगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो अगर आपको याद होगा एल्कोहल के अंदर हमारी सब रिएक्शन सेम थी। अगर हम रिप्लेस करते हैं RCO को बाई R ओनली तो हमारे सेम टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर समय से हम CO को निकाल दें तो जो रिएक्शन एल्कोहल में थी वही रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख रही है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो एक हुआ ये रिएक्शन। अगला हम रिएक्शन विद अमोनिया। देखो यहाँ पर क्या होता है, हम रिएक्शन करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। तो अगर हम रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ये एसिडिक कंपाउंड है, अमोनिया क्या है बेसिक कंपाउंड है, तो पहले क्या बनेगा इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन। यहाँ पर एसिड्स हैं, ये अमोनिया बेस है, वीक है तो भी बेस तो है, तो पहले क्या आपका बनेगा रिएक्शन के अंदर यहाँ पर सॉल्ट फॉर्मेशन रहेगा RCOO नेगेटिव NH4 प्लस, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। फिर इसको हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज होगा, तो क्या बनेगा डिकम्पोज होने के बाद वाटर का एलिमिनेशन करते हैं और क्या बनेगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट RCONH2 फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड्स या सिंपली अमाइड फॉर्मेशन। अब ये अमाइड भी हमारे काफी यूजफुल रिएजेंट होते हैं। इस अमाइड को हम यूज कर सकते हैं किस किस रिएक्शन के लिए, अगर इसको हम हीट करते हैं P2O5 या P4O10 से तो क्या होगा रिएक्शन अगेन ऑफ डिहाइड्रेशन मोर,
तो क्या देगा प्रोडक्ट यहाँ पे RCN, अल्काइल साइनाइड देगा रिएक्शन के अंदर। अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं AlAlH4 से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्शन में RCH2NH2, amide will convert to amines containing same number of carbon atoms। लागू पढ़ाई तो जैसे ही बना लीजिए तुम्हें चाहिए ही। अगर इसका रिडक्शन करते हैं ब्रोमीन प्लस KOH में, रिएक्शन विद Br2 प्लस KOH, तब क्या आएगा प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्शन के अंदर RNH2। ये रिएक्शन आपको सेपरेट पढ़नी पड़ेगी, इसको पढ़ाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनफैक्ट इस रिएक्शन में फासा ले लेते हैं क्योंकि ये रिएक्शन हमारी काफी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है रिएक्शन का? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन जो लिखा मैंने यहाँ पर है, इसमें एक कार्बन एटम कम हुआ इस नेट रिएक्शन में से, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन हुआ। ये कॉमन रिएक्शंस थी हमारे पास, इसमें COOH क्लीवेज हो रहा था इन रिएक्शंस के अंदर। अब ये रिएक्शन को यहाँ पे मैं साथ साथ ले रहा हूँ क्योंकि ये रिएक्शन हमारी स्पेशली इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस में भी काम आती है और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं शॉर्ट नोट पे। तो अमाइड का डेरिवेटिव भी है। तो इस रिएक्शन के बाद हम जो और रिएक्शंस है COOH की, उससे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इसकी, यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसका एक नाम और भी होता है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन और हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये आपका रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का रिएक्शन है। ये आपका हर साल एग्जाम के अंदर आता ही आता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। रिएक्शन क्या होता है इसको देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रिएक्शन लिखा था हमने कुछ देर पहले कि इसमें क्या होता है, अमाइड होता है, इसका हम रिएक्शन करते हैं किससे? ब्रोमीन प्लस KOH, अल्कोहलिक KOH लेते हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट क्या आता है रिएक्शन में? अमीन्स कंटेनिंग वन कार्बन एटम लेस, तो नाम होता है डिग्रेडेशन। इस रिएक्शन में एक कार्बन कम हो गया, कार्बन एटम को कम करने के लिए इस रिएक्शन को यूज करते हैं स्पेशली, इसलिए इसका नाम होता है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। अमीन्स बना इसमें, प्लस क्या बनेगा रिएक्शन के अंदर? बाई प्रोडक्ट K2CO3 प्लस KBr, और साथ में आपको क्या देगा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में? हम कितना लेंगे यहाँ पे? KOH का इक्विवेलेंट 4 लेते हैं और साथ में आपको देगा 2 मोल्स वाटर का भी देगा रिएक्शन में। एक्चुअली कितना मोल्स आपके KOH के इन्वॉल्व होंगे, प्रोडक्ट क्या बनेंगे बाई प्रोडक्ट में, ये सब डिपेंड करता है इस रिएक्शन में मैकेनिज्म के ऊपर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था एक बार, आपका जेईई मेन में क्वेश्चन था कि इस रिएक्शन में एक इक्विवेलेंट लेते हैं अमाइड का, तो कितने मोल्स हमको रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर KOH के? एक मोल्स अगर लेते हैं अमाइड का तो कितना मोल चाहिए KOH का? ये एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा हुआ है, जेईई मेन क्वेश्चन था ये वाला। नीट के अंदर भी क्वेश्चन आता है, NCERT का रिएक्शन है और एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कैटेगरी है रिएक्शन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ये बोर्ड एग्जाम में भी काम आती है, जेईई मेन, नीट, एडवांस सब में ही इस रिएक्शन का बेस एक ना एक पार्ट क्वेश्चन में होता ही होता है, पेपर के अंदर है। अब रिएक्शन तो ये हुआ, क्या होगा इसका मैकेनिज्म एक बार देखते हैं। यहाँ पे पहले क्या होता है, हमारे पास अमाइड है, इसका रिएक्शन हमने करते हैं OH नेगेटिव आयन के प्रेजेंस में प्लस Br2 साथ में। तो पहले स्टेप में क्या बनता है? RCONHBr इन द रिएक्शन दे फर्स्ट फॉर्म N ब्रोमामाइड एज वन इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ब्रोमाइड नहीं है, ब्रोमामाइड रिएक्शन, क्योंकि N पे ब्रोमीन लगा है, इसका नाम होता है इंटरमीडिएट का N ब्रोमामाइड इंटरमीडिएट। ये बनता है कैसे, अगर आपको दिखाता हूँ स्लो मोशन में। पहले OH नेगेटिव आयन ने H लिया NH2 ग्रुप से, क्योंकि N पे आएगा माइनस चार्ज। फिर क्या होता है रिएक्शन के अंदर, अगर N पे माइनस चार्ज है तो इट कैन बी स्टेबल बाय रेजोनेंस। CO का नेगेटिव I इफेक्ट भी है और नेगेटिव R इफेक्ट भी है। फिर क्या होता है अगले स्टेप में, Br यहाँ पे N माइनस, यहाँ से लेगा Br प्लस को और Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, तो आपका बनेगा ये वाला इंटरमीडिएट। पहले ये हुआ पहला स्टेप का मैकेनिज्म। लॉस हुआ 1 मोल वाटर का और एक Br नेगेटिव का लॉस हुआ। ये रिएक्शन 2 पार्ट में मैंने आपको शो कर दिया है, बट ये लिखते हैं इसको हम सिंगल स्टेप में ही है। एक स्टेप 1 होता है रिएक्शन का फॉर्मेशन ऑफ N
ब्रोमाइड इंटरमीडिएट। फिर क्या हुआ अगले स्टेप में, OH नेगेटिव आयन एक बार और लेंगे, H कहां से, सेम नाइट्रोजन से लेंगे H को, क्योंकि अब Br का भी नेगेटिव आई इफेक्ट काम करता है, वो क्या करता है इस H को और एसिडिक बना देगा, इस H का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देगा। तो फिर क्या आता है आपका RCO NBr, N पे 2 लोन पेयर है, ये बनेगा हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट। फिर क्या होता है, ये आपका रीअरेंज होता है इन स्लो स्टेप, दैट द रिएक्शन RDS। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ रीअरेंजमेंट, इसलिए इसका नाम पड़ता है हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आप देखो ना यहाँ पर RC बॉन्ड था, यहाँ पे RN बॉन्ड है, कैसे आता है, इसका ये मेन रीजन है, यहाँ से Br नेगेटिव बाहर निकलता है, R नेगेटिव शिफ्ट होगा N के पास, यहाँ पे आपका आएगा डबल बॉन्ड, तो क्या आएगा आपका प्रोडक्ट यहाँ पर इंटरमीडिएट O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे R लग गया, इसका नाम होता है N अल्काइल आइसोसाइनेट as the next intermediate in the reaction। और फिर इसका हम रिएक्शन करते हैं 2 इक्विवेलेंट ऑफ KOH से, ये इसका रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये आपको देगा RNH2 प्लस K2CO3, ये हमारा अमीन बन गया, यहाँ से आपका क्लीवेज होता है तो RNH2 बनेगा प्लस K2CO3, इसमें होगा रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट। तो अगर आप रिएक्शन देखते हैं तो कितना मोल आपका कंज्यूम हुआ OH नेगेटिव का, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 मोल्स, यहाँ पे 4, 2 मोल्स हो रहा है, तो टोटल 4 मोल्स। Br2 का 1 मोल कंज्यूम हुआ, रिएक्शन में क्या आएगा बाई प्रोडक्ट, 1 Br यहाँ से निकला, 1 Br यहाँ से निकला, तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ KBr और साथ में 2 मोल्स वाटर का निकलेगा, एक यहाँ पे निकला वाटर, एक यहाँ पे, तो रिएक्शन के अंदर 2 मोल्स वाटर भी होगा इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हुआ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से कि कैसे इस रिएक्शन में एक कार्बन एटम कम होता है और वो लॉस हो जाएगा एस K2CO3 के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये रिएक्शन स्पेशली इसलिए यूजफुल होती है क्योंकि इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं कार्बन चेन का लेंथ कम करने के लिए बाय डिग्रेडेशन, इसलिए इसका नाम होता है डिग्रेडेशन रिएक्शन। कार्बन चेन का लेंथ कम करते हैं तो नाम होता है डिग्रेडेशन। यहाँ पर ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसका नाम इसका और भी होता है हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और इसका नाम और भी है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर ब्रोमाइड क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है। तो ये हुआ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म और ये रिएक्शन। यहाँ पर माइग्रेशन क्या होता है, R नेगेटिव का क्या है इसमें, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन ऑफ R नेगेटिव इज इंट्रामोलिकुलर। और अगर कभी भी सपोज R के पास एसिमेट्रिक कार्बन होता तो क्या होगा इसमें, विद टर्म आता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका टर्म इंपॉर्टेंट है एडवांस के बच्चों के लिए, विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बट ये पॉइंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन होता है। इसका मीनिंग क्या है, रिएक्शन का मैकेनिज्म है इंट्रामोलिकुलर। देखो उसका मीनिंग ये होता है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं इस रिएक्शन के बेसिस पे, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है CONH2, इसका रिएक्शन हमने किया, यहाँ पे N ले लिया हमने N15। N15 क्या है, नाइट्रोजन का एक रेडियोएक्टिव एसिड होता है, और एक यहाँ पे है NH2, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, टॉल्यूइन है। इसका हमने रिएक्शन किया KOBr से। नॉर्मली क्या होता है, ब्रोमीन प्लस KOH मिक्सर में लिखते हैं इसको एस KOBr, या OBr लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है कि अगर एक क्वेश्चन दिया है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो यहाँ पे क्या हो सकता है प्रोडक्ट में, देखिए यहाँ पे आपका एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये NH2 रहेगा इसी में, या ये चला गया इस तरफ। तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते थे, बट यहाँ पे बनना क्या है रिएक्शन में, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे आपका आएगा NH2। जो यहाँ पे फिनाइलिन था N15 पे वो सेम रहेगा, और जो N टॉल्यूइन में था वो यहाँ पर रहेगा। मतलब क्या है इस रिएक्शन में, इससे बना आपका ये प्रोडक्ट और इससे आपका बनेगा सेकेंड प्रोडक्ट। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ R नेगेटिव या फिनाइल नेगेटिव इज इंट्रामोलिकुलर।
ये ग्रुप यहाँ पे नहीं आ सकता है और ये ग्रुप यहाँ पे लगना इसके लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप देखो स्लो स्टेप में क्या था, माइग्रेशन था, R नेगेटिव एन का कैसे था, इन इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म। तो इसलिए इस रिएक्शन में कभी भी एक्सचेंज ग्रुप को नहीं करना है, इसको पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारी कॉमन रिएक्शन थी, रिएक्शन जिसमें हमारा था OH क्लीवेज, मतलब OH बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है। अब आते हैं कुछ रिएक्शंस जिसमें पूरा COH ग्रुप का ही पार्टिसिपेट होते हैं रिएक्शन में, वो देखते हैं रिएक्शंस।